नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत। एपीएन के इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम पार्टनरशिप एक्ट के बारे में आपको बताएंगे और इससे जुड़े नियम कानून भी आपको बताएंगे। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप से संबंधित कानूनों को संकलित करता है और भागीदारी के व्यापार और वाणिज्य को इस दौरान यहां पर निश्चितता प्रदान करता है। कोई भी व्यापार जो किसी विशेष अनुबंध के अंतर्गत से अधिक व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जा रहा है, इसे व्यापार की भागीदारी कहा जाता है। व्यापार का क्षेत्र आकार अगर बड़ा हो तो उसे अकेला व्यक्ति नहीं संभाल सकता। सुचारू रूप से चलाने के लिए दो या इससे अधिक व्यक्तियों को आपस में मिलकर यानी साझेदारी के रूप में व्यापार को चलाना होता है। किसी भी व्यापार को कई प्रकार से अर्थात प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एचयूएफ और साझेदारी फर्म के रूप में चलाया जा सकता है। प्रत्येक व्यापार के स्वरूप और आकार पर निर्भर करता है कि उसका संचालन किस रूप में किया जाए। भारतीय साझेदारी अधिनियम कारोबार में साझेदारी के नियमों को पेश करता है। तो ये थी भारतीय साझेदारी अधिनियम से जुड़ी बुनियादी जानकारी। आज भारतीय साझेदारी अधिनियम के बारे में जानकारी देंगे हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता अभिजीत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सर, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, आवाज आ रही जी। सर, बहुत स्वागत आपका जी। तो अभिजीत जी, आज आपको विषय से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देने वाले हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। दो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, 012061279337। एक और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 012061279338। दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप डायल कर सकते हैं और आज के विषय से संबंधित अगर आप कोई भी कानूनी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। सर, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ये बताइए कि पार्टनरशिप एक्ट क्या है और इसका मकसद क्या है? नमस्कार जी सर, नमस्ते। एक्चुअली हमारा वाणिज्यिक जो कॉन्सेप्ट है, बिजनेस कॉन्सेप्ट जो है, उसमें से कई सारी नोमेनक्लेचर्स होता है। कंपनी होता है, पार्टनरशिप होता है, प्रोप्राइटरशिप होता है। कोई भी एक बिजनेसमैन बिजनेस चालू करने के टाइम उसको दिखाना है कि वो कैसे काम करना चाहता है, तो उसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, ये सारी चीज हमें देखना है। तो एक होता है प्रोप्राइटरशिप होता है, जहाँ पे ओनर सिर्फ एक ही आदमी होता है जी। अगर कोई एक बंदा एक दूसरी किसी दोस्त के साथ काम करता है या तो किसी फैमिली की किसी रिलेशन के लेके काम करता है, तो पार्टनरशिप कह सकते हैं जी। और दूसरी कनेक्शन जो है वो कंपनी रजिस्ट्रेशन करके कंपनीज एक्ट में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी कर सकता है। ये जो पार्टनरशिप होता है वो है दो पार्टनर की मध्य में दूसरे के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बना के वो बिजनेस कर सकता है। और ये पार्टनरशिप तब रजिस्टर्ड होता है अगर एक रजिस्टर्ड ऑफ फर्म्स के पास रजिस्टर्ड कर सकते हैं, या तो इन्होंने एलएलपी कर सकते हैं, या तो सिर्फ ओनली नोटरी करके भी ये लोग काम चला सकते हैं। मतलब पार्टनरशिप एक्ट के तहत, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत इसमें पार्टनरशिप बिजनेस चालू कर सकते हैं। सर, अभी आपने दो तरह की पार्टनरशिप को लेकर जिक्र किया। मैं थोड़ा और विस्तार से दर्शकों के लिए इसको समझना चाहूंगी। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि दो तरह की जो पार्टनरशिप है वो दरअसल क्या होती है और किस तरीके से की जाती है? अच्छा, ये मान लीजिए हमारा पार्टनरशिप कई तरीका हो सकता है जी। जैसा कि मैं आपको बताऊं, एक तो है दो आदमी की पार्टनरशिप बन सकता है। अच्छा, उसमें से पार्टनरशिप की कोई पर्पस तो होगा कि हमें इसी पर्पस में हम लोग पार्टनरशिप बना रहे हैं
जी। तो वो पार्टनरशिप कंपनी में डिटेल्स लिखना पड़ेगा कि हमें इस तरह का पार्टनरशिप हम कर रहे हैं। जैसा कि एक जनरल पार्टनरशिप होता है, उसमें क्या होता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पार्टनरशिप है कि एक दूसरे से बिजनेस करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बनाते हैं जी। और उसमें वो चाहता है कि हम दोनों बिजनेस करेंगे और कैसे कैसे हम बिजनेस करेंगे, उसका मैनेजमेंट कैसे रहेगा, ये सारी चीज वो कर सकता है एक जनरल पार्टनरशिप में। जी। इसके अलावा और एक कर सकता है लिमिटेड पार्टनरशिप। जैसा लिमिटेड पार्टनरशिप दो टाइप की होता है, एक जनरल पार्टनर और एक लिमिटेड पार्टनर। जनरल पार्टनर क्या होता है कि उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी, जैसा कि मान लीजिए हम 2 आदमी पार्टनरशिप बना रहे हैं, उसमें से लायबिलिटी जो होगा वो दोनों की अनलिमिटेड होगा। मतलब जब तक हम दोनों बिजनेस में है, हमारा दोनों का ही जिम्मेदारी है 100%। मतलब अनलिमिटेड मतलब 100% जिम्मेदारी लायबिलिटी हमारा दोनों का ही होगा जी। अगर इसके अलावा लिमिटेड पार्टनरशिप अगर हम करते हैं तो उसमें हम परसेंटेज लिखते हैं कि 30-70, 20-80, 90-10। तो उसमें लिमिटेड पार्टनरशिप कहता है कि हम जितना हमारा शेयर हम लोग नोट किए हैं उतने ही हमें पार्टनरशिप में जिम्मेदारी लायबिलिटी रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा लायबिलिटी जो है ये लिमिटेड लायबिलिटी है, जितना हमारा शेयर है उतनी पार्टनरशिप लिमिटेड है। इसके अलावा और एक होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जी। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये 2013 में कंपनीज एक्ट को अमेंडमेंट करके जी एक नया लेके आया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है कि पार्टनरशिप जो होता है वो लायबिलिटी उसी तक होता है जहां तक उसका शेयरिंग है। मतलब किसी का 2% तो 2% शेयरिंग होगा, किसी का 20% तो 20% ही होगा। जैसा पहले मैंने बताया लिमिटेड पार्टनरशिप करके, उसमें अब तक जितना शेयरिंग होगा उनसे तो होगा ही, लेकिन जब तक पार्टनरशिप जिंदा है तब तक उसका लायबिलिटी पूरा के पूरा रहेगा। और लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होगा कि जहां तक इनका शेयरिंग है इनका लायबिलिटी उतना ही लिमिटेड होगा। इसके अलावा और मान लीजिए कोई ज्वाइंट वेंचर हम लोग बनाते हैं, जैसे कि कई जगह हम लोग देखा है पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप में पुल बनाते हैं, ब्रिज, फ्लाईओवर। तो उसमें ज्वाइंट वेंचर होता है कि कोई प्राइवेट कंपनी के साथ गवर्नमेंट की वेंचर ज्वाइंटली करते हैं। उसमें एक पार्टनरशिप होता है कि हम लोग पर्टिकुलर पर्पस उसी पुल या तो ब्रिज हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए हम बनाएंगे, तो उसमें भी एक पार्टनरशिप की लिमिटेशन होता है, उसमें बोलता है ज्वाइंट वेंचर। इसके अलावा एक स्ट्रैटेजिक अलायंस करके भी पार्टनरशिप हो सकता है। वो स्ट्रैटेजिक अलायंस क्या होता है, जैसा कि मान लीजिए हमें सरकार ने अभी एयरपोर्ट जो है एयरपोर्ट बनाया और एयरपोर्ट बनाने के बाद ये एयरपोर्ट को किसी प्राइवेट कंपनी को लीज में दे दिया। कि स्ट्रैटेजिक अलायंस क्या है कि इन्होंने ऑपरेशन साइड देखेगा, बाकी साइड वो नहीं देखेगा। तो ये ऑपरेशन मतलब जो प्लेन आएगा जाएगा एयरपोर्ट पे, इस तरह भी जो इनकम होगा उसमें ये गवर्नमेंट को कुछ पैसा दे देगा शेयरिंग और अपना कंपनी के लिए रखेगा। ये है स्ट्रैटेजिक अलायंस, मतलब ओनली फॉर ए पर्पस दिस पार्टनरशिप इन्होंने किया है। अच्छा, इसके अलावा और भी हो सकता है, जैसा कि मैंने बोला कि अभी जॉइंट पार्टनरशिप सरकार के साथ, तो वो भी एक पार्टनरशिप हो गया। सरकार के साथ हम लोग जुड़ के काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट हमारा कंपनी की होगा, सरकार हमारा जगह देगा। जैसा कि मैं किसी पोर्ट हम ले रखा, उसी पोर्ट की सारे मेंटेनेंस हम करेंगे, उसके पोर्ट की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो इनकम होगा उसी में जो पैसा इनकम होगा वो हम सरकार को कुछ देंगे, उसके मेरा लाइट रहेगा। इसके अलावा और भी एक हो सकता है जैसे कि इक्विटी पार्टनरशिप। इक्विटी पार्टनरशिप क्या होता है कि वहाँ पे
फिर पार्टनर्स उसमें कैपिटल की साइड में उन्होंने इन्वेस्ट करेगा, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा। उसका जो शेयर में प्रॉफिट और लॉस रहेगा उसी हिसाब से, बाकी उनका कुछ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। उनका सिर्फ इक्विटी पार्टनरशिप रहेगा कि कैपिटल हम इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा और एक है नॉन इक्विटी पार्टनरशिप, जहाँ पे इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, लेकिन बिजनेस में मैनेजमेंट के तौर पे वो काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत तरीका पार्टनरशिप होता है, जैसे हम लोग अभी डिस्कस किया 5-7 टाइप की होगी। जी सर, बहुत सारे पार्टनरशिप के बारे में आपने यहाँ पर विस्तार से बताया है, लेकिन कई और सवाल मेरे मन में हैं, उनको भी मैं सर आपसे जानना चाहूंगी। तो आज पार्टनरशिप को लेकर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं और इस बारे में कानूनी जानकारी हमें दे रहे हैं अभिजीत जी। सर आपसे कई और सवाल हैं। सर ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि एक आदर्श भागीदारी के 6 आवश्यक नियम क्या कुछ होते हैं? देखिए, ये पार्टनरशिप की बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसमें आपका शेयर रिसोर्सेस होगा और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगा, इसमें टैक्स बेनिफिट भी होता है, इसमें लायबिलिटी ऐसा होता है और कई सारी होता है। मतलब एक पार्टनरशिप बिजनेस के तौर पे अगर हम लोग काम करेंगे तो पार्टनरशिप की बहुत सारे एडवांटेज भी है। और इन्होंने जैसा कि पार्टनरशिप पे तो इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है वो पार्टनरशिप कंपनी की अलग से होता है जी, और वो कंपनी की तहत आपको एग्रीमेंट भी टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलता है। और अगर आपको कुछ बेनिफिट जो है पार्टनर्स को वो भी मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि पार्टनर्स की जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो लोग बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड जो बनते हैं, उसमें पार्टनर्स के ऊपर क्या क्या फैसिलिटीज वो देगा नहीं देगा, वो सारे के सारे चीज उसमें लिखना पड़ता है। तो उसी हिसाब से उनका सुविधा मिलता है और पार्टनर्स को सारे इनकम टैक्स के एग्जेम्पशन भी मिलता है और इनका कुछ फैसिलिटीज देते हैं। तो ये डिपेंड करता है, सारे जो आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता है उसमें सारे के सारे मेंशनिंग करना पड़ता है। सर ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि साझेदारी पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज जो हैं, जो पेपर्स होते हैं, वो क्या कुछ होते हैं? जी, जैसा कि पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मेन तो है दोनों पार्टनर्स की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, दोनों पार्टनर्स की डिटेल्स चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो इनका एड्रेस प्रूफ, बैंक एड्रेस, बैंक की भी पासबुक चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पार्टनर था जिसको इन्होंने ये घोषित कर दिया, मान लो लिक्विडेशन में चला गया उनका कंपनी, तो ऐसा पार्टनर की सारे डिटेल्स पहले जानकारी होना चाहिए कि मैं किसके साथ पार्टनरशिप में जा रहा है जी। तो ये सारी चीज चाहिए। इसका इनकम टैक्स रिटर्न देखना है, इनका सिविल रिपोर्ट देखना है, क्योंकि पार्टनरशिप करने से तो बिजनेस तो जरूर लोन वगैरह लेगा, तो लोन लेने में पार्टनर्स को सिविल रिपोर्ट भी देखते हैं। तो ये सारा चीज जरूरी होता है और उसका बैकग्राउंड, उसका कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो भी देखना है। और पार्टनरशिप हम किस चीज के ऊपर हम कर रहे हैं, किस बिजनेस के ऊपर कर रहे हैं, उसमें उनका कोई नॉलेज है कि नहीं। अगर नॉलेज नहीं है तो उसका लेके क्या कोई फायदा होगा, ये सारे चीज देखना जरूरी है। ये तो सर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर चर्चा हुई कि कौन कौन से अहम दस्तावेज हैं जो साथ में होने चाहिए। सर ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि समझौता करार क्या होता है और किन नियमों से ये संचालित होता है? जैसे मैं पहले बोला था, एक स्ट्रेटेजिक अलायंस करके, या तो दोनों पार्टनर में एक समझौता पत्र होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तभी होता है कि कोई हम स्ट्रेटेजिक अलायंस में हम लोग जा रहे हैं, तो उसी में हमें डिटेल्स लिखना पड़ता है कि हम कहाँ तक इसका मेरा जिम्मेदारी रहेगा
ये पार्टनरशिप में हमारा जिम्मेदारी, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक रहेगा और जिनका साथ हम अलायंस में जा रहे हैं उनका कितना रहेगा। ये स्ट्रेटेजिक अलायंस हमें तो सारे चीज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जहाँ पे हम लोग बनाएंगे उसमें लिखना पड़ता है। मतलब डिटेल्स में लिखना पड़ेगा कि हम हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस एंड हाउ वी आर डूइंग आवर बिजनेस, हम लोग का इनकम कैसे आएगा, ये एक्सपेंसेस कैसे रहेगा, ये सारे चीज हमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की समझौता पत्र में हमें लिखना पड़ता है। जी सर, एक अहम सवाल आपसे। सर, किसी साझेदारी फर्म में किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर उसकी विधवा या बच्चों द्वारा वार्षिक के रूप में लाभों में अंश की प्राप्ति उनको फर्म का भागीदार नहीं बनाती है। सर, इस स्थिति के बारे में थोड़ा समझना चाहेंगे। साझेदार की मृत्यु के बाद हकदार या भागीदार कौन बनता है? जैसा कि हमारा जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है उसमें लिखा जरूर होगा कि इन केस देयर इज एन अनटाइमली डेथ ऑफ एनी पार्टनर देन हिज लीगल हेयर विल बी टेकन इंडक्टेड एज ए पार्टनर। अगर ये नहीं भी लिखा होगा तो वो दूसरी पार्टनर जो है चाहे वो पार्टनरशिप बंद करा सकते हैं, चाहे उसको चलाना चाहिए तो चला सकते हैं। ऐसे अगर तो पार्टनरशिप उसको चलाना है तो उसमें दूसरा पार्टनर को लेना ही पड़ेगा। अकेला आदमी के पार्टनरशिप नहीं बन सकता है। पार्टनरशिप की मेन जो कॉन्सेप्ट है उसमें 2 आदमी की जरूरी है। तो ये 2 आदमी की जब जरूरी है तो अगर किसी एक पार्टनर की डेथ हो गया, उसका लीगल हेयर जो है उसको पार्टनर के तौर पे एडमिशन करना ही पड़ेगा अगर पार्टनरशिप को चलाना है तो। जी नहीं तो उसी पार्टनर की जो अगर बंद करना है तो उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसी हिसाब से उनका अकाउंट कंप्लीट करना पड़ेगा, उसका इनकम एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो पार्टनर की डेथ हो गया उनका लीगल हेयर को अपना प्रॉफिट शेयरिंग या तो लॉस शेयरिंग उसको देना पड़ेगा, जरूरी है। जी सर, आज के विषय पर हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।